खबर रीवा से है, जहां रीवा जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग में हुए फर्जी नियुक्ति मामले के बाद अब एक नया फर्जी नियुक्ति घोटाला सामने आया है। दरअसल शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में 12 आउटसोर्स कर्मचारियों के फर्जी नियुक्ति घोटाले का भंडाफोड़ हुआ और इस घोटाले में विभाग के ही कई अधिकारी जांच के दायरे में भी हैं। बता दें कि जैसे इस मामले की शिकायत हुई तो चिकित्सा के सबसे बड़े संस्थान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। फिलहाल मामले की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शिवशंकर तिवारी एपीएम, जिनका मुख्य पद सुपरवाइजर है, और डॉक्टर केवी गौतम को भी दोषी बताया गया। लेकिन इस भर्ती का मास्टरमाइंड डॉक्टर केवी गौतम के द्वारा तत्कालीन सीएमएचओ केएल नामदेव को बताया गया। इधर जैसे ही मामले का खुलासा हुआ तो तत्कालीन सीएमएचओ श्री नामदेव ने सफाई देते हुए कहा कि उनके फर्जी हस्ताक्षर से नियुक्ति की गई है। वहीं इस मामले में डॉक्टर केवी गौतम के ऊपर लगे आरोपों के द्वारा उनके द्वारा राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई गई और उन्होंने बताया कि वह हस्ताक्षर तत्कालीन सीएमएचओ के ही हैं, जिन्होंने इस फर्जी भर्ती में अपने रिश्तेदारों की भी भर्ती की है। इधर इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड शिवशंकर तिवारी, जिनका मुख्य पद तो सुपरवाइजर है लेकिन एपीएम के पद पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। वहीं मामले में जमीनी स्तर पर कार्रवाई हुई तो शिवशंकर न्यायालय की शरण में चले गए और एपीएम का पद नहीं छोड़ा। इधर जांच दल के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में यह तो साफ हो चुका है कि नियुक्ति फर्जी है और उसमें 2 लोगों को दोषी भी बताया गया। फिलहाल अब इस मामले में कलेक्टर के द्वारा जांच कराई जा रही है। तो आइए देखते हैं स्वास्थ्य विभाग में हुए नियुक्ति घोटाले पर आरिफ खान की ये खास रिपोर्ट। रीवा जिला मुख्यालय में फर्जी भर्ती घोटाला अभी आपने सुना होगा। शिक्षा विभाग में एक युवक की फर्जी नियुक्ति ने बवाल मचा दिया था, लेकिन इसी मुख्यालय के अंदर अभी एक ऐसा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। अभी हम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में खड़े हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग का यह सबसे बड़ा कार्यालय कहलाता है, जहां 12 आउटसोर्स कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है। इस मामले के उजागर होने के बाद अधिकारी अपने आप को बचाते नजर आए। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ एक एपीएम, जो मुख्य पद जिसका सुपरवाइजर है, लेकिन एपीएम के पद पर बैठकर इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। इस बात की जानकारी लगने के बाद यहाँ के अधिकारियों ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया। हम आपको बताना चाहेंगे कि शिवशंकर तिवारी, जिनका मुख्य पद मात्र एक सुपरवाइजर का है, उनके द्वारा 12 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की गई और ये भर्ती इस तरह से की गई कि जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। हम आपको एक बात की जानकारी देना चाहेंगे कि जब भी कोई भर्ती मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या अन्य स्थानों पर होती है, इसके लिए कुछ संस्थान इन्हें ऐसे कर्मचारियों को मुहैया कराती है। जैसे इस केस में भी ऐसा ही हुआ। कैपिटल इन्फो लाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहाँ आउटसोर्स कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन यहाँ से एक नोट शीट चली जो इसी कंपनी के नाम पर चली और ये नोट शीट आगे बढ़ी और इसके बाद इनकी भर्ती कर ली गई। इनको यहाँ से वेतन भी दिया गया और ताज्जुब की बात तो यह है कि उसी कंपनी के नाम पर दिया गया और वेतन जाता रहा। और जब इस बात की जानकारी कंपनी को हुई और कंपनी से कुछ सवाल किए गए तो कंपनी ने सीधा कह दिया कि मेरे द्वारा कोई भर्ती ही नहीं की गई। जब सीएमएचओ से बात की गई तो उनका ये कहना था कि इस मामले में जांच की गई, जिसमें शिवशंकर तिवारी और डॉक्टर केवी गौतम को दोषी पाया गया और इसके बाद उच्च स्तरीय जांच अभी चल रही है। उस समय की है जब यहाँ केएल नामदेव सीएमएचओ के पद पर पदस्थ थे और उनके नाम से ही लेटर शुरू किया गया। फर्जी भर्ती के लिए इन्हीं के नाम से नोट शीट शुरू की गई। फर्जी तरीके से की गई थी तो इस बात को कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया। कलेक्टर के द्वारा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और आज यह मामला एसडीएम
हुजूर वैशाली जैन मैडम के पास है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि शुरुआती दौर में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरी भर्ती ही फर्जी थी और आगे जो भी जांच कमेटी करके गई है और जो आगे दस्तावेज भेजे गए हैं उससे यह स्पष्ट है कि ये जांच फर्जी है। अब आगे देखना यह है कि इस मामले में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी। और इधर इस पूरे मामले में दोषी बताए गए डॉक्टर के.वी. गौतम से जब चर्चा की गई तो डॉक्टर के.वी. गौतम ने बताया कि जो हस्ताक्षर तत्कालीन CMHO नामदेव जी के थे उन्होंने बताया कि हमारे नहीं है। इसके बाद उसकी राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई गई और पता चला कि वह हस्ताक्षर नामदेव जी के ही थे और उनके द्वारा जो नोट शीट चलाई गई उसमें नामदेव जी के कथित रिश्तेदारों की भी भर्ती की गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी इस मामले की जांच शुरू है। देखिए जनवरी फरवरी में अपने शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में आउटसोर्स के जो स्वीकृत पद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के अनुसार से, उसके अनुसार ये कुछ आउटसोर्स के माध्यम से इन संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मियों को रखा गया था और उसमें कुछ ऐसा पत्र के द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया कि इनको हमारी एजेंसी द्वारा नहीं रखा गया है और इनका कुछ वेतन का भुगतान हम नहीं करवा सकते हैं, ये हमारे द्वारा नहीं रखे गए हैं। तो उसका चूंकि हमने उनके कार्य करने पर रोक लगा के उसकी जांच कराई थी और जांच करा के जो हमारी कमेटी के द्वारा जांच गठित होकर जांच प्रतिवेदन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तो उसको हमने माननीय कलेक्टर मैडम रीवा की ओर अग्रेषित किया था और उसमें अभी कार्रवाई प्रचलन में है। ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी सर? ये नियुक्तियां तो उस समय जो तत्कालीन जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी थे के द्वारा की गई। इसमें किसी एपीएम का भी नाम सामने आया है? अब ये तो अब चूंकि विभागीय मामला है, अभी जांच प्रचलन में है और उसमें अभी मैं ये कहना उचित नहीं समझूंगा कि मैं व्यक्तिगत किसी पे उसमें गलती है कि आरोप प्रत्यारोप करूं, पर वो अभी जांच कार्रवाई प्रचलन में है और जांच के जो प्रतिवेदन है वो हमने कार्रवाई के लिए कलेक्टर रीवा की ओर अग्रेषित किया गया है। सर जो एपीएम है जी, इनका वास्तविक पद जो है इनके डब्ल्यू का, तो फिर ये इस पर क्यों अभी तक टिके हुए हैं? इनको चूंकि एपीएम का जो अपना सहायक कार्यक्रम प्रबंधक का जो पद है अपने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुचारू संचालन के हेतु वो उसकी नियुक्ति होती है क्या कहते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय भोपाल से। चूंकि यहाँ ये पद रिक्त है और कार्य व्यवस्था के लिए पूर्व में जो अपने CMHO थे उन्होंने इनको जो जिनका उल्लेख आप कर रहे हैं उनको यहाँ पे एपीएम का प्रभार दिया गया था और कुछ इसमें शिकायतें प्राप्त हुई तो मैंने इनको यहाँ से उस पद से हटाया भी था, पर फिर इनके द्वारा कुछ उसमें न्यायालयीन स्टे प्राप्त करके वो कार्यरत थे और उस पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार में मतलब संलिप्त पाए गए तो इसके बाद भी उसी पद पर बने रहे न्यायालय तक पहुंच गए। क्या मानते हैं कि इसमें गलत हुआ है? अब ये चूंकि इसमें जो इस तरह की जो कुछ अगर इनके द्वारा नियमितता की गई है ये अपने इसमें माननीय कमिश्नर साहब रीवा संभाग के द्वारा जांच इसमें संचित की गई है और जांच प्रचलन में है और उसमें जो जांच कार्य में जो भी निकल के आएगा उस हिसाब से इस पे कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता भी की गई है। अब ये जांच का विषय है। सामान खरीदी को लेकर कई वित्तीय अनियमितता है, जो पूरे वित्तीय वर्ष का पैसा होता है वो 1 महीने में निकाल के उसकी खरीदी दिखाई गई है, तो क्या ये सही था? नहीं, अभी ये तो जांच चल रही है, प्रचलन में है और जो भी जितने उस जांच के जो अपने बिंदु हैं बिंदुवार जांच होगी और उसमें जो भी जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होगा जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संजीवनी क्लिनिक पे जो सामान होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो 2 जगहों पर रखा हुआ, कुछ किराए का भी मामला उसमें आ रहा है,
तो क्या ये किराए के भवन पे चल रहे हैं या फिर आपके खुद के भवन है? नहीं, संजीवनी क्लिनिक तो लगभग सब अपने जो शासकीय भवनों में चल रहे हैं। जो अपने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जैसे कि खतारा, अपना बोदाबाद और खैरी, ये 3 जो अपने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ पे भवन अनुपलब्ध है। इसलिए इनको जो अपने स्वीकृति प्राप्त है किराए पे भवन लेके इन संस्थाओं के संचालन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से, तो उस हिसाब से ये किराए के भवनों में ये संचालित हैं। 3 सर अपने डेकहा में भी किराए के भवन में संचालित है और जो खुद का भवन है गवर्नमेंट का जो है आधा सामान यहाँ रखा है, आधा जो है किराए के भवन। नहीं, ढेकाहा की जो अपनी संजीवनी क्लिनिक है उसका स्वीकृति प्राप्त हुई और नगर निगम के द्वारा चूंकि उसका निर्माण और जो स्थल चयन नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की सहमति से हुआ है, उसका निर्माण जो अपना ढेकाहा मोहल्ले में ही उसका निर्माण चल रहा है। और चूंकि जब तक वो संस्था निर्माण होकर स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं होती है, इसलिए जो अपनी मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक है ये ढेकाहा की, वो पहले चूंकि ये हुआ कि जो जिस नगर निगम के भवन में संचालित हो रही थी उसको भी इसमें डिसमेंटल किया जाएगा और उसी के पीछे फिर ये नई भवन का निर्माण होगा, तो इसलिए उसको रिक्त करा लिया गया था। वहां से निर्देश प्राप्त हुए थे, पर बाद में ये जब नगर निगम कार्यालय से हमको जानकारी प्राप्त हुई कि जो जिसमें पूर्व में संचालित थी अपनी संजीवनी क्लिनिक ढेकाहा, वो भवन अभी गिराया नहीं जा रहा है, तो फिर हमने उसमें किराए के भवन में जो 3-4 महीने चली तो फिर आदेश किया है कि इसको वापिस आप ढेकाहा में जो नगर निगम के द्वारा जो हमको एक भवन प्रदाय किया गया है उसमें संचालन किया जाए। किराया नहीं मिला मकान मालिक को, इसलिए आधा आधा सामान दोनों जगह रखा हुआ है। कैसे संचालित होता है संजीवनी का कार्य? नहीं, वो देखिए उसकी हमने आदेश किए हैं और मैं उसमें क्या कहते हैं जो हमारे अर्बन नोडल अफसर हैं उनसे उनको तत्काल वो संचालन चालू हुआ है। ढेकाहा में कुछ किराए का इशू है, जो जिस प्राइवेट भवन में किराया संचालित थी वहां से शायद कुछ किराए का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए ये कुछ हल्का उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो वो आए भी थे हमारे पास, तो मैंने उनको कहा नहीं आपका किराए का भुगतान हो जाएगा। तो अब वो जो पूर्व में जो अपने नगर निगम के द्वारा जो भवन आवंटित था संजीवनी क्लिनिक ढेकाहा के लिए, उसी में अब उसका संचालन होगा संजीवनी क्लिनिक का। ये संजीवनी क्लिनिक में सपोर्ट स्टाफ से काम करवाने के संबंध में ये मामला उठा था। इस मामले में शहरी क्षेत्र में करीब 8 सपोर्ट स्टाफ की आवश्यकता थी, जिसके संबंध में तत्कालीन समिति श्री नामदेव सर ने शिवशंकर तिवारी से नोटशीट बनवाने के लिए कहा था। उन्होंने नोटशीट बनाई और शिवशंकर तिवारी जी के जो प्रभारी एपीएम थे उस समय, तो उनके द्वारा मुझे नाम बताए गए कि ये नाम सीएमएचओ नामदेव सर ने हमको बताया है। चूंकि 8 जगह रिक्त थी तो उन्हीं नामों को मैंने नोटशीट पे अंकित किया और अंकित करने के बाद वो नोटशीट मुझसे श्री शिवशंकर तिवारी जी ले लिए थे। उसके बाद कैसे आदेश हुआ, क्या हुआ, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आदेश के कुछ समय बाद मुझे पता चला था कि 12 कर्मचारियों के कार्य आदेश उस आदेश में किए गए थे। तो उस संबंध में जब वर्तमान सीएमएचओ शुक्ला सर ने जांच करवाई तो जांच कमेटी द्वारा मुझे दोषी पाया गया। मैंने जांच कमेटी और सीएमएचओ सर को भी हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराने के उपरांत फिर कोई डिसीजन लेने के लिए आवेदन भी किया था। इस संबंध में मैंने कलेक्टर मैडम को भी यही आवेदन किया था कि पहले हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराई जाए कि हस्ताक्षर है किसके, जिसमें हस्ताक्षर कूट रचित होने का उनके द्वारा नामदेव जी द्वारा बयान दिया गया था। तो किसी के द्वारा जब इसमें जांच नहीं कराई गई तो मैंने अपने स्वयं के खर्च पे मामले की सत्यता को निकालने के लिए जांच करवाई और उस जांच में वो पूरे हस्ताक्षर डॉक्टर केएल नामदेव सर के द्वारा ही किए गए थे, जिसके संबंध में मैंने जांच कमेटी को भी बताया था और वर्तमान सीएमएचओ सर को भी बताया है। तो इस मामले में कहीं कोई मेरे द्वारा कहीं कोई चूक नहीं है। इसमें नामदेव सर द्वारा अपने जान पहचान के लोगों की भी कार्य कराने हेतु आदेश किए गए हैं। मैंने इसकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जांच कराई। इसके बाद आप न्यायालय के सामने गए। इसके बाद मैंने कार्यवाही को मुझे बदनाम करने के लिए जो ये माहौल बनाया गया उसके कार्यवाही के लिए मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखा है और वर्तमान में कहीं से कुछ ऐसा नहीं हुआ तो ये मामला जिला न्यायालय में लंबित है।
प्रकरण इस दर्ज पूरे है। मामले में नामदेव सर के कोई रिलेटिव भी भर्ती है? इसमें नामदेव सर के कथित रिश्तेदार प्रभात नामदेव, उनका भी नाम ऑर्डर में मैंने देखा था।